नमस्कार, शुभम भवतु। सेल्फ डिस्कवरी विथ मनीष खैरनार के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे आखिरी एपिसोड में, लास्ट एपिसोड में मैंने बात करी थी फ्यूचर प्रोग्रेशन थेरेपी की। हमने प्रैक्टिकली फ्यूचर प्रोग्रेशन किया था। तब से कुछ व्यूअर्स को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है कि वो एक चीज़ जो उनके फ्यूचर को बहुत ज़्यादा गहराई से डैमेज कर रही है वो है लेज़ीनेस, आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि मैं लेज़ीनेस के ऊपर कोई एक वीडियो बनाऊं। तो आज का वीडियो हम बनाएंगे लेज़ीनेस के ऊपर। दोस्तों, ये वीडियो दो हिस्सों में होगा। एक हिस्से में हम लेज़ीनेस को साइको स्पिरिचुअलिटी के एंगल से पहले समझने की कोशिश करेंगे, उसकी टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स की जिनको अप्लाई करके हम लेज़ीनेस को शॉर्ट टर्म के लिए पर क्विकली कैसे रिमूव कर सकते हैं और कैसे हम उसको धीरे धीरे और परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं। ये दोनों टूल्स एंड टेक्निक्स को हम समझेंगे। अब दोस्तों, एक चीज़ आप पहले तो अच्छे से समझ लीजिए कि हम सब इस पृथ्वी पर हर प्रकार के इमोशंस का अनुभव करने के लिए जन्मे हैं और उन सारे इमोशंस को अच्छे से अनुभव करके हमें उनमें निपुणता हासिल करनी, यानी कि हमें सारे इमोशंस को मास्टर करना है। अब लेज़ीनेस भी उसमें से ही एक इमोशन है जिसे हमें मास्टर तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जितना जल्दी कर लेंगे उतना वो हमें कम डैमेज करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं साइंस ऑफ लेज़ीनेस, आलस का विज्ञान। दोस्तों, पृथ्वी पर हमारे साथ जीवन मेनली 4 स्तरों पर घटित होता है। पहला स्तर है शारीरिक स्तर पे, मतलब शरीर के स्तर पे। दूसरा एनर्जी के स्तर पे, ऑरा में, ऊर्जा के स्तर पे। उसके बाद मन के स्तर पे और फिर मैनिफेस्टेड यूनिवर्स, यानी कि हमारे आसपास के संसार के स्तर पे। हमारे प्रॉब्लम्स हमें इन चारों स्तरों पर से हील करने पड़ते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, हम किसी एक स्तर पर काम करके ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं और बाकी 3 स्तरों पर हम प्रॉब्लम को वैसे का वैसा ही रहने देते हैं और फिर वो तीनों स्तर मिलके हमारे वो चौथे स्तर में भी उस प्रॉब्लम को वापस से क्रिएट कर लेता है और फिर हम रोते रहते हैं कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो भी मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही नहीं रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आज हम बात कर रहे हैं आलस की। तो हम एक एक करके देखते हैं कि इन चारों स्तरों पर लेज़ीनेस कैसे प्रभाव डालती है और कैसे वो हमारे जीवन में प्रवेश करती है। उसके बाद आप स्वयं अपना एनालिसिस करें और इन सारी पॉसिबिलिटीज़ के जो द्वार है उनको बंद करके अपने हिसाब से जो भी आपने एनालिसिस किया उसके हिसाब से उन सारे द्वारों को बंद करते जाइए और देखिए कि कैसे लेज़ीनेस आपकी लाइफ में से कम होती जा रही है। देखिए, कोशिश पूरी करिएगा, हाँ। और कहीं अटक जाते हैं तो फिर मुझे लिख कर भेजिए, उसमें आलस मत करिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं पहले स्तर की। पहला स्तर है शरीर का स्तर। दोस्तों, शरीर वो वाहन है, वो कार है जिसमें बैठकर हम इस संसार की यात्रा कर रहे हैं। तो हम चाहे जितने भी ऊर्जा से भरे हुए हो, हमारा ड्राइवर चाहे कितना भी अच्छा हो, पर अगर हमारी कार ही ठीक नहीं है तो हमारा सफ़र ठीक नहीं हो सकता। तो कौन कौन से पॉसिबल फैक्टर्स हैं जो हमारे शरीर को आलस से भर सकते हैं, मतलब शारीरिक स्तर पे आलस पैदा करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से? तो सबसे पहला है पुअर फूड क्वालिटी। अगर हमारा भोजन तामसिक है तो वो हमें आलस से भरेगा। तामसिक भोजन यानी बासी भोजन, उसमें पैक्ड फूड भी आ गया, उसमें होटल में पहले से बना हुआ खाना भी आ गया जिसको गर्म करके हमें तुरंत सर्व किया जाता है। फिर हाई ऑन फैट, हाई ऑन कार्ब, ज़्यादा शुगर, फास्ट फूड, मांसाहार, शराब, ये सारी चीज़ें तामसिक फूड में आती है। तो अगर हम
ऐसा फूड ले रहे हैं तो भी हम लेज़ीनेस से भर सकते हैं। तो आप इसको तो बदल ही सकते हैं ना। दूसरा, यदि हमारे खाने में उचित न्यूट्रिशंस नहीं है तो भी हमें लेथार्जिक फील होगा। अगर हमारी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम शिफ्ट ड्यूटी करते हैं, शिफ्ट बदलती रहती हैं, या तो फिर हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, हम रात रात भर मोबाइल स्क्रॉल करते बैठे रहते हैं, या हमारा फिज़िकल मूवमेंट ज़्यादा नहीं है, हमारा वाटर इंटेक ज़्यादा नहीं है, तो भी हम आलस से भरते जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ रीज़न्स हो सकते हैं भौतिक स्तर पे, जैसे कि कोई फिज़िकल इलनेस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, कोई डाइजेस्टिव इशू है, ओबेसिटी है, क्रॉनिक इलनेसेस है। ये सारे रीज़न्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको लेथार्जिक या लेज़ीनेस फील हो रहा है। तो अब इनके लिए क्या करें? तो हेल्दी फूड हैबिट्स, फिर फिज़िकल डिटॉक्सिफिकेशन के जो कार्यक्रम होते हैं, उसमें कैंप्स लगते हैं जिसमें फ़िज़िकल बॉडी को डिटॉक्स करके देते हैं। उसके बाद आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा लाइट महसूस करती है। नेचुरोपैथी की भी रिट्रीट्स होती है, आप उनमें जा सकते हैं। आप मसाज थेरेपी ले सकते हैं। आप धीरे धीरे अपने जीवन में एक्सरसाइज करना शुरू कर सकते हैं, या तो फिर किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि कोई न्यूट्रिशनिस्ट या कोई योगा ट्रेनर को हायर करिए, जो आपके शरीर को ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा हल्का फुल्का रखने में अपनी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ से आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो पहले इस स्तर पर काम करके देखिए। उसके बाद जाइए ऊर्जा के स्तर पर। तो दूसरा स्तर है ऊर्जा का स्तर। दोस्तों, ऊर्जा वो पावर है, वो फ्यूल है, वो इलेक्ट्रिसिटी है जिससे हमारे शरीर का वाहन, ये कार चलती है। अब कार का मॉडल चाहे जितना भी सुपीरियर हो, ड्राइवर भले ही कितना ही एक्सपर्ट हो, पर अगर कार में फ्यूल नहीं है या तो उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है तो भी कार ठीक से काम नहीं करेगी। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हमारे ऊर्जा शरीर को हम आम भाषा में ऑरा भी कह सकते हैं, जो 72,000 सूक्ष्म नाड़ियों से बना हुआ होता है। और इन नाड़ियों के जंक्शन पॉइंट्स जो होते हैं अलग अलग, उन्हें हम चक्रा कहते हैं। जो चक्र होते हैं ना अलग अलग, अगर हमारे चक्रों में या नाड़ियों में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं तो भी हमें लेथार्जिक फील हो सकता है। या अगर हमारी एनर्जी बॉडी में किसी वजह से नेगेटिविटी आ गई, कंटेमिनेशन आ गया, तो भी हमें लेथार्जिक फील हो सकता है, लैक ऑफ एनर्जी फील हो सकता है। तो इसे पहचानें कैसे कि मेरी एनर्जी बॉडी में कुछ गड़बड़ है, पता कैसे करेंगे? तो कुछ तरीके मैं आपको देता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा आ सकता है कि भाई मेरे शरीर, मेरे ऊर्जा के स्तर पे कुछ ब्लॉकेजेस है। जैसे कि चाहे आप जितना भी सो ले, आप उठते हैं तब आपको थकान लगी रहती है, तो समझ लेना कि एनर्जी बॉडी में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि शरीर को तो आपने आराम दे दिया। फिर भी अगर एनर्जी कम लग रही है, मतलब एनर्जी बॉडी में कुछ तो भी गड़बड़ है। ठीक है, पूरे दिन लेथार्जिक फील होना, आलस रहना, लैक ऑफ मोटिवेशन फील होना, नेगेटिव थॉट्स आना, लाइफ की नकारात्मक घटनाएं बार बार हॉन्ट करना, इमोशनल इम्यूनिटी वीक हो जाना, यानी कि किसी ने आपको थोड़ा सा भी कुछ कह दिया तो पूरे दिन, महीनों तक वही का वही मन में चलता रहता है कि वो मुझे ऐसे कैसे बोल के गया, वो मुझे ऐसे कैसे बोल के गया। बहुत आसानी से हर्ट हो जाना, बहुत जल्दी बुरा लग जाना, छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करना, ये सारे लक्षण हैं कि एनर्जी बॉडी में कुछ गड़बड़ चल रही है। हाँ, फिर आता है बुरे सपने आना, अपने आसपास किसी नेगेटिव एनर्जी की उपस्थिति को महसूस करना, और कहीं पर भी जाते हैं तो हमें नेगेटिविटी का असर हमारे ऊपर जल्दी हो जाता है, तो वो भी हमारा ऊर्जा शरीर वीक है वो दिखाता है। कुछ लोग होते हैं जिनकी थोड़ी सी तारीफ़ कर लो तो बीमार हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे नज़र लग गई। तो अक्सर नज़र लग जाने वाली फीलिंग आना वो भी
ऊर्जा शरीर में गड़बड़ी की निशानी है। इसके अलावा आप किसी एनर्जी स्कैनर के पास जाके, किसी हीलर के पास जाके, किसी थेरेपिस्ट के पास जाके अपना एनर्जी बॉडी का स्कैनिंग करवा सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि आपकी एनर्जी बॉडी का हेल्थ कैसा है। अब बात करते हैं कि एनर्जी बॉडी को कैसे हेल्दी रखें, कैसे स्वस्थ रखें। तो सबसे अच्छा तरीका है प्राणायाम, ब्रेथ वर्क, कुछ ग्राउंडिंग की टेक्निक्स आती है, कुछ ऊर्जा क्रियाएं आती है, सुदर्शन क्रिया है। अगर इन सारी चीज़ों को आप रेगुलरली करते हो तो आपकी एनर्जी बॉडी काफ़ी हद तक हेल्दी रहेगी। अब हर महीने अगर आप जाके किसी साउंड हीलिंग का सेशन ले लेते हैं, वो ग्रुप में भी होते हैं, इंडिविजुअली भी होते हैं, आप हर महीने साउंड हीलिंग का एक सेशन लो, साउंड बाथ भी कहते हैं कुछ लोग उसको, आप वो लेंगे तो भी आपका ऊर्जा शरीर है वो क्लीन रहेगा। कहीं अगर चैंटिंग हो रहा है तो उसको ज्वाइन करिए, चैंटिंग कीजिए। चैंटिंग इज़ अमेजिंग वे टू, और बहुत ज़्यादा इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है अपनी एनर्जी बॉडी को क्लीन करने का। और एनर्जी चैंटिंग आप अकेले भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं। फिर कुछ ऐसे मंदिर होते हैं, कुछ ऐसी जगह होती है जो एनर्जी बैलेंस्ड होती है, वहाँ फ्रिक्वेंटली जाना, वहाँ कुछ रिचुअल्स करना, वहाँ मेडिटेशन करना, वहाँ ग्राउंडिंग करना, ये चीज़ें भी क्या करेगी कि आपकी एनर्जी बॉडी को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखेगी। दूसरा, नेचर के साथ समय बिताना, सूर्य नमस्कार करना, एक्सरसाइज करना, ये सभी ऊर्जा शरीर को स्वस्थ रखने में हमारी मदद कर सकते हैं। अब आप इसमें रेकी हीलर है, प्राणिक हीलर है, मर्म चिकित्सक है, एक्यूप्रेशर है, वैसे प्रोफेशनल की भी हेल्प ले सकते हैं जो आपकी एनर्जी बॉडी को हेल्दी रखने में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो पहले शरीर पे काम किया, फिर ऊर्जा शरीर पे काम किया। अब देखते हैं मैनिफेस्टेड यूनिवर्स। तो तीसरा स्तर है मैनिफेस्टेड यूनिवर्स, यानी कि हमारे आसपास का संसार, हमारे आसपास का वातावरण। मित्रों, संसार वो रास्ता है जिस पे हम हमारे शरीर रूपी कार को ड्राइव करके जा रहे हैं। मान लो कार एकदम बढ़िया है, फ्यूल भी एकदम बढ़िया है, पर अगर रास्ता ही ख़राब है तो भी कार ठीक से नहीं चलेगी ना, तो भी आपका सफ़र अच्छे से नहीं गुजरेगा ना। तो हमारे साथ होता है, मैंने काफ़ी ऐसे घर देखे हैं जिन परिवारों का माहौल बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा नकारात्मक होता है। घर के लोग एक दूसरे से या तो बात ही नहीं करते, और अगर बात करते भी है तो वो बातें आर्ग्यूमेंट्स तक पहुंच जाती है, झगड़े तक पहुंच जाती है। एक दूसरे की इमोशनल लिमिटेशंस को वो लोग समझते ही नहीं है, रिस्पेक्ट ही नहीं देते हैं। घर के किसी मेंबर को सपोर्ट की ज़रूरत होती है तब वो सपोर्ट नहीं करते हैं, पुरानी बातें मन में स्टोर करके रखते हैं, द्वेष पाल के रखते हैं। और अक्सर ये द्वेष जो है वो फिर सरफेस पे आ जाता है, वो एक दूसरे को टॉन्ट मारते रहते हैं और फिर पूरा वातावरण टॉक्सिक कर देते हैं। तो कुछ फैमिलीज़ होती है जो मतलब अगर उस फैमिली में आप रह रहे हो तो आपका मैनिफेस्टेड यूनिवर्स जो है वो टॉक्सिक हो चुका है। कुछ ऑफिसेस भी ऐसी होती है, ऑफिसेस का कल्चर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका होता है। सब एक दूसरे से चिढ़े हुए रहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, पॉलिटिक्स में लगे रहते हैं, बैक बीचिंग करते रहते हैं, दूसरे को कैसे नीचे गिराना है उसमें ही लगे रहते हैं। लोगों को ऐसी ऑफिस में जाने का मन नहीं करता, अलग अलग तरह के बहाने बनाकर छुट्टी लेने की फिराक में रहते हैं। अब ऐसी ऑफिस के एम्प्लॉयज़ अपना 100% आउटपुट नहीं दे सकते और ना ही वो एक अच्छी टीम भी बनती है। मित्रों, अगर आप ऐसे टॉक्सिक फैमिली में या ऐसे टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट में फंसे हुए हैं तो सबसे इजी वे आउट तो ये होगा कि आप खुद के ऊपर काम करें। आप खुद की पॉजिटिविटी कैसे मेंटेन करके रखें उसके ऊपर काम करें, ये सबसे आसान तरीका है। तो कैसे करने का? तो सकारात्मक मोटिवेशनल किताबें पढ़ें,
हाँ, ऐसा कंटेंट देखे जो आपको ऊर्जा से भर दे, जो आपको सकारात्मकता से भर दे। ऐसा म्यूज़िक, ऐसे गाने, ऐसे डिस्कोर्सेस सुनते रहे जो आपको ऑप्टिमिस्टिक बनाए। आपके फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे लोग हैं कि जो पॉजिटिव है, एंथुसियास्टिक है, तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके रखिए, उनसे रेगुलरली मिले। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप आपके मोबाइल में किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं उस बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले। नेगेटिव, बायस्ड, प्रोपागेंडा वाला कंटेंट, टाइम वेस्टिंग कंटेंट, ये सब जैसे ही आपके मोबाइल में दिखता है तुरंत उसको अनफॉलो कर दे, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे, उसको ब्लॉक कर दे। स्वयं को ऐसे कंटेंट से बचा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये तो हो गया आसान तरीके। अब थोड़ा सा मुश्किल रास्ता। अब थोड़ा मुश्किल रास्ता ये है कि हो सके तो आपकी पूरी फैमिली के साथ किसी फैमिली थेरेपिस्ट से मिले। कोई अगर स्पिरिचुअल रिट्रीट हो रही है तो ऐसे रिट्रीट में सब लोग साथ में जाए। इससे आपका जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव होगा, बॉन्डिंग इम्प्रूव होगा, आप सबके बीच में कनेक्शन और ज़्यादा गहराई में जाएगा। दूसरा, आप घर का वास्तु ठीक करवाइए, उसका एनर्जी स्कैनिंग करवाइए। और अगर ऑफिस है तो ऑफिस के वातावरण को पॉजिटिव करने के लिए एचआर डिपार्टमेंट ने क्या करता है, एचआर डिपार्टमेंट पार्टियां करता है और ये सारी चीज़ें करवाता है। पर इससे कई गुना ज़्यादा रिवॉर्डिंग चीज़ें ये हो सकती है कि इस फील्ड का कोई एक्सपर्ट है उसको गेस्ट बना के बुलाइए, या तो उसको हायर करिए, उससे सिस्टमेटिकली कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप करवाइए और क्लोजली वर्क विद दैट गाय। ये इन्वेस्टमेंट आपको कितना ज़्यादा गुना रिटर्न दे सकता है आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये हो गया तीसरा, मैनिफेस्टेड यूनिवर्स को ठीक करने वाला काम, हमारे आसपास के संसार को ठीक करने वाला काम। अब आते हैं चौथे लेयर पे। चौथा लेयर है मन, यानी कि माइंड। दोस्तों, मैंने इसके पहले जो भी 3 फैक्टर्स बताए उन सब के तार गहराई में कहीं ना कहीं मन के साथ ही जुड़े हुए होते हैं। यदि ऊपर बताए गए सारे उपाय फेल हो जाते हैं तो आपको आपके मन के भीतर जाकर उसका हीलिंग करना पड़ेगा, यानी माइंड हीलिंग करना पड़ेगा। ये मुश्किल है, पर आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपने आसान वाले 3 तरीके ट्राई करके देख लिया है। हमें अक्सर ये बताया जाता है कि मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, पॉजिटिव थिंकिंग, ये सारी माइंड हीलिंग करने की टेक्निक्स है, पर ये एक गलत धारणा है, ये एक ओवर सिंप्लीफाइड धारणा है। ये सारे टूल्स आपके सबकॉन्शियस माइंड से सीधा संवाद नहीं करते। तो इसीलिए ये सारे टूल्स कुछ दिन तक काम करते, उसके बाद उनका असर कम होने लगता है। और मेडिटेशन या ध्यान का उद्देश्य पूर्ण रूप से अलग है, वो एक साधना है और किसी भी साधना की अपनी चैलेंजेस होती है। व्हेन यू योरसेल्फ इज स्ट्रगलिंग विद सम काइंड ऑफ चैलेंजेस, तो उस वक्त ये एक एडिशनल चैलेंज भी हो सकता है। तो मन का रियल हीलिंग तभी हो सकता है जब हम हमारे सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करना और उसे हील करना सीख लें। और इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट के 1-to-1 गाइडेंस की, आपको रिगरस हीलिंग सेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इसको आसान मत समझिए। हाँ, हम नॉर्मली माइंड को बहुत ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं, पर अगर आप गहराई से समझेंगे तो सारे प्रॉब्लम का जो रूट है वो माइंड के अंदर ही मिलता है। अब लेज़ीनेस को अच्छे खासे समय तक मैनेज करने के 2 कारगर उपाय मैं बताता हूँ जो मन के स्तर पर काम करके आप कर सकते हैं। हाँ, अगर आप थेरेपेटिक उसमें नहीं जाना चाहते तो पहला रास्ता तो है इमोशन। स्वयं को कोई खास इमोशनल रीज़न दीजिए किसी भी कार्य करने के लिए, इस केस में लेज़ीनेस को भगाने के लिए। या तो किसी आदत को भी अगर आपको बदलना हो तो भी आप एक कोई इमोशनल रीज़न दे सकते हैं।
उस इमोशन में आप डूब जाइए, उस भावना को आप अपने ऊपर हावी होने दीजिए। जैसे कोई सैनिक होता है या कोई एथलीट होता है, वो अपने ऊपर देशभक्ति की भावना को इतना हावी रखता है जिससे वो रोज़ अपनी शारीरिक सीमाओं से परे जाकर परिश्रम कर सकता है। उसको भी आलस तो आती होगी ना, पर क्या चीज़ है जो उसको सारी आलस से परे लेकर जाती है? वो होती है उसकी देशभक्ति की भावना। वो एक इमोशन है। ऐसा कोई एक इमोशन स्वयं के लिए भी खोज कर रखे। वो कुछ भी हो सकता है। वो आपके ख़ानदान का गर्व हो सकता है, वो आपकी प्रेमिका की नज़र में आपकी इमेज बनाए रखने के लिए हो सकता है, या आपकी कोई क्रश हो तो उस क्रश को इम्प्रेस करने वाला एक इमोशन हो सकता है, या अपने माता पिता को या लव्ड वन को, परिवार वालों को प्राउड फील करवाने वाला कोई एक इमोशन हो सकता है। आपको खुद को ऐसा कोई एक इमोशन ढूंढना पड़ेगा जिसके सामने बाकी सारे इमोशन घुटने टेक दें, इंक्लूडिंग लेजीनेस। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, एक इमोशन ढूंढिए, गिव योर सेल्फ एन इमोशनल रीज़न, और जब वो हावी हो जाए तब सब कुछ मिट जाए, वैसा होना चाहिए। ठीक है, अपने आप को कुछ देर तक ऑब्जर्व करिए, कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा उत्तेजित कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है, उसको ट्राई करके देखिए। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीका। अब आता है दूसरा तरीका। दूसरा तरीका है कहानी का, स्टोरी का। मित्रों, स्टोरी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए केवल एक स्टोरी नहीं होती, कहानी नहीं होती, वो उसके लिए सच्चाई होती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहानी और सच्चाई के बीच में भेद नहीं कर सकता। इसीलिए लिटरेचर, थिएटर, प्लेज या फिल्में, इन सब का जनमानस के ऊपर बहुत गहरा असर होता है। उनके लिए तो वो सच्चाई ही होती है, चाहे हम जितना भी बोल दें कि भाई ये सच नहीं है, पर हॉरर मूवी देखकर आते हैं तब हम भी डरते हैं ना, वो तो झूठ था, फिर क्यों ऐसा हो रहा है। फिल्मों का हमारे ऊपर बहुत असर होता है क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को वो कहानी नहीं लगती है, वो सच्चाई के रूप में ही उसको लेता है। इसको थोड़ा और गहराई में देखिए। किसी भी देश या समाज को उसके नागरिकों के मन में चलने वाली कहानियाँ जोड़ के रखती है। देश के प्रतीक, उसका इतिहास, फिर वो कितना अब इतिहास कभी भी सच नहीं हो सकता। इतिहास लिखने वाले के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है, उसको कौन लिखवा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर अगर पूरा देश एक इतिहास को सच मानता है तो वो इतिहास से भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, है कि नहीं। पूरे देश के रोल मॉडल्स, अगर सबका रोल मॉडल एक है तो भी लोग एक दूसरे से सबकॉन्शियस लेवल पे जुड़ जाएंगे, ज़बरदस्त बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ हो जाएगा। तो जिन मासिस के सबकॉन्शियस माइंड में सेम कहानियां चलती हैं, वो लोग स्ट्रांगली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो इसलिए अगर इन कहानियों को दूषित कर दिया जाए तो देश टूट जाता है। इसलिए चाणक्य ने कहा है कि यदि आक्रांताओं को इस धरती पर स्थिर होना है तो उन्हें व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने वाली इस संस्कृति पर आक्रमण करना होगा। इसका मतलब क्या कि हमारा जो मेंटल कंडीशनिंग है उसके ऊपर आक्रमण करना पड़ेगा। अगर अलग अलग लोगों का मेंटल कंडीशनिंग अलग हो गया तो गहराई में वो एक दूसरे से अलग ही हो गए। आप भी किसी कहानी को या किसी कल्पना को क्रिएट करें और उसे रोज़ जिए। जैसे चक दे मूवी थी, उसमें शाहरुख खान हमेशा वो सिल्वर मेडल अपने पास रखता था और उसे घिसता रहता था। उसे घिस घिस कर सोने का मेडल बनाना, ये उसकी कहानी थी जो उसके मन में हमेशा चलती रहती थी और उसको ड्राइव करती थी। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्र सेनानी, वो आज़ादी के सपने देखते, वो सपनों को वो लोग जीते, भारत के राष्ट्रध्वज को वो लहराता हुआ इमेजिन करते।
अपनी फ़ौज का नाम आज़ाद हिंद फ़ौज रखते हैं। और गीत कैसे गाते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। ये क्या है, ये कहानी है। दूसरा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। ये एक कल्पना है। या तो फिर वो है कि कौन सा है वो, ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे, फूल क्या चीज़ है तेरे कदमों में, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। क्या ये केवल गाने हैं? नहीं, ये कहानियाँ हैं, ये कल्पना है। और जब ये कहानियाँ आती, जब ये कल्पना आते, तब बाकी सारी चीज़ें पीछे छूट जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गाने वाले को, सुनने वाले को वो वाली फीलिंग आती, वो है ना कि हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। तो ऐसा जोश आ जाता है। हमें ऐसे आलस इसमें कहाँ टिकेगी? आलस तो क्या, इसके सामने मौत भी नहीं टिक सकती है। ये ऐसी चीज़ें, ऐसी कल्पना, ऐसी कहानियाँ, ऐसे गीत है कि मुर्दा भी उठ के चल सकता है कि नहीं? इतनी ताकतवर कहानियाँ हैं। तो इस पावरफुल टूल को अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लें तो आप अपनी बहुत सारी इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग आलस। इंटरेस्ट में, अगर आपने अपने मन पर काम करना सीख लिया तो आपका जीवन नेक्स्ट लेवल है, समझ लीजिएगा। तो हो गया चौथा लेयर। अब दोस्तों, हालांकि हमने बात लेजीनेस से शुरू की थी, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए ना, वैसे वैसे उसका जो व्याप है वो बढ़ता गया। तो हमारे दूसरे भी जो डिस्कम्फर्टिंग या ड्रैगिंग इमोशंस है, इसी रास्ते को इस्तेमाल करके हम उनके ऊपर भी काम कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बदलाव लाकर। अक्सर हम क्या करते हैं, किसी एक स्तर पे या रैंडमली हमें जो ठीक लगता है उसे फॉलो करते हैं, या किसी ने बता दिया कि मैंने ये किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उस लेयर पे हम काम करते हैं। हम होलिस्टिक अप्रोच नहीं अपनाते। हम किसी एक लेयर पे ओवर वर्क कर लेते हैं और बाकी को ऐसे ही छोड़ देते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमें संपूर्ण परिणाम मिलता नहीं है, और फिर वी लूज़ द फेथ। यार ये तो मेरी किस्मत है, ये तो ऐसा ही होने वाला है। तो चीज़ों को होलिस्टिकली समझिए और अच्छे से काम कीजिए, ठीक है। तो अभी क्या करना है कि मैंने जो भी बताया वो मैंने इस टेबल के अंदर अच्छे से समराइज़ कर दिया है। आप इसका फ़ोटो ले लीजिए, आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, आप इसका प्रिंट आउट लेके अपने डेस्क के सामने चिपका के रखिए और सिस्टमेटिकली एक एक लेयर पर काम करिए और देखिए जीवन कैसे बेहतर होता जा रहा है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। नेक्स्ट टाइम जब आप फ्यूचर प्रोग्रेशन करें तो आई एम श्योर वो आपको और ज़्यादा बेहतर दिखेगा, ठीक है। सो स्टे स्वदर्शक, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।